अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया में दरियाफ्त होने वाली सोने की सबसे बड़ी कान, जिसके अंदर 1000 टन सोने के ज़खायर का तखमीना है और डॉलर टर्म्स में उनकी मालियत 83 बिलियन डॉलर्स है। आज की वीडियो में आपको इस अहम माइन का मौजना पाकिस्तान की रिको-डिक एंड गोल्ड माइन से भी करके बताएंगे। वो किस तरह इससे भी बड़ी है लेकिन हम उसे प्रॉपरली मार्केट नहीं कर पाए। और फिर दुनिया के अंदर इस वक्त सोना पैदा करने वाले 10 बड़े ममालिक कौन से हैं वो भी आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। लेकिन पहले चलते हैं दुनिया में दरियाफ्त होने वाले सबसे बड़े सोने के ज़ख़ीरे की जानब, जो कि 1000 मैट्रिक टन से ज़ायद का ज़ख़ीरा है। डॉलर टर्म्स में ये 83 अरब डॉलर्स का ये सोना है। मिला कहाँ पर है? सेंट्रल चाइना के हुनान प्रोविंस के अंदर वांगो गोल्ड माइंस है। यहाँ पर 40 गोल्ड वेन्स जो हैं वो पत्थरों में मिली हैं और ये 2 किलोमीटर की गहराई तक जाती हैं। इसी वजह से 1000 मैट्रिक टन का इब्तदाई तखमीना है। इससे पहले जो दुनिया के अंदर गोल्ड की सबसे बड़ी माइन कंसीडर की जाती थी वो साउथ अफ्रीका की साउथ डीप गोल्ड माइन थी, जहां पर तकरीबन 900 मैट्रिक टन सोने के ज़ख़ायर का तखमीना था। उस माइन में यूरेनियम भी है। तो जो सोना है वो तकरीबन 3 करोड़ 28 लाख आउंस बनता है। इसके साथ साथ यूरेनियम कोई 3 करोड़ 75 लाख पाउंड है। अब इन दोनों बड़ी माइंस को अगर हम पाकिस्तान की रिको-डिक माइन के साथ कंपेयर करें तो हमारी माइन इनसे बड़ी है। वो किस तरह? रिको-डिक के अंदर जो सोने के ज़ख़ायर का तखमीना है वो 4 करोड़ 15 लाख आउंसेस है, जो कि टनों के अंदर अगर कन्वर्ट किया जाए 1296 टन बनता है। तो ये हमारी साउथ अफ्रीका वाली भी और चाइना वाली भी दोनों जो माइंस हैं उनसे बड़ी माइन बनती है। अभी सिर्फ हम सोने की बात करें और इस सोने को अगर हम कन्वर्ट करें डॉलर्स में तो इस वक्त ये तकरीबन 110 बिलियन डॉलर्स का सोना है, जो हमने आज तक $1 का भी निकाल के नहीं बेचा। यही नहीं, अभी इसी रिको-डिक की जो माइन है उसके अंदर तांबे के बड़े वज़ख़ी ज़ख़ायर हैं। वहाँ पर 1 करोड़ 23 लाख टन तांबे के ज़ख़ायर भी हैं और तांबा चूँकि आजकल को $9000 फी टन है, उस हिसाब से जो तांबे के ज़ख़ायर हैं वो भी 110 अरब डॉलर्स के हैं। दोनों के मिला लें तो 220 बिलियन डॉलर्स तो मोटा मोटा हिसाब है रिको-डिक की कान का। अभी रिको-डिक की कान में सिल्वर भी है, इसके अलावा और बहुत सारे मेटल्स मौजूद हैं और यही वजह है कि इंटरनेशनल ताकतों ने आज तक इस माइन को डेवलप नहीं होने दिया, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह हमारे थर के कोयले को पहले डेवलप नहीं होने दिया, जिसे डेवलप करने में हमें तकरीबन दरियाफ्त से बिजली प्रोड्यूस करने में 30 साल लगे। उसके मुतालिक भी शकूक व शुबहात जारी की जाती रही कि कोयला तो है लेकिन ये किसी काबिल नहीं है, इसमें पानी बहुत है, हवा के लिए ख़राब है। आज उससे बेहतरीन बिजली बन रही है और सस्ती बिजली बन रही है। इसी जगह रिको-डिक की कान पहले हमने इंतहाई सस्ते दामों बल्कि कोड़ियों के दामों बेच दी। 75% हिस्सा उस कंपनी को दे दिया जो यहाँ माइनिंग करती और 25% सिर्फ पाकिस्तान के पास रहता। बिलाखिर वो डील रीनिगोशिएट की गई तो अब पाकिस्तान के पास 50% हिस्सा है और उस इंटरनेशनल कंपनी के पास भी 50% हिस्सा होगा जो यहाँ से गोल्ड एंड कॉपर माइन करेगी। यही नहीं, पाकिस्तान को और स्पेशली सूबा बलूचिस्तान को 5% इजाफी रेंटल वैल्यू की मद में, यानी कि जो ज़मीन है उसका किराया डॉलर्स में मिलेगा। फिर उसकी रॉयल्टी जो है वो बलूचिस्तान के सूबे को जाएगी। तो इस हिसाब से पूरे पाकिस्तान का हिस्सा 55% है। 55 में से 30% हिस्सा बलूचिस्तान को जाएगा, जबकि बकिया 25% हिस्सा जो है वो पूरे पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो एक अच्छाई ये हो गई कि हम लोगों ने इस माइन की डील को रीनिगोशिएट किया। अभी हमने एक ब्लॉक दिया है, 11,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर ये माइन फैली हुई है। 10 ब्लॉक्स अभी हमने और ऑक्शन करने हैं और हर ब्लॉक से 3 से 4 बिलियन डॉलर सालाना का सोना निकलेगा और हर ब्लॉक तकरीबन 40 से 45 साल तक सोना और तांबा देता रहेगा।
अब चाइना के अंदर सोने की बहुत डिमांड है। चाइना अपने यहाँ भी सोना ढूंढ रहा है और पाकिस्तान की तरफ भी उसका बहुत ध्यान है। क्यों? चाइना के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरीज जो हैं उसमें सोना इस्तेमाल होता है। वैसे चाइना लोगों के यहाँ भी सोना इस्तेमाल करता है, यानी कि लोग अपने इस्तेमाल में सोना लाते हैं, लेकिन जो बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स के अंदर जो सोना इस्तेमाल होता है वो उनको बहुत ज़्यादा चाहिए। यही वजह है कि चाइना इस वक्त सोने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर दुनिया के टॉप 10 गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का जिक्र करें तो सबसे बड़ा चाइना है। 370 टन सालाना सोना पैदा होता है चाइना में। दूसरे नंबर पर दो मुल्क आते हैं, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। दोनों 310 टन सोना हर साल प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद अहम मुल्क आता है कनाडा, जो कि 200 टन सोना हर साल प्रोड्यूस करता है। पांचवें नंबर पर अमेरिका आता है, जो कि 170 टन सोना प्रोड्यूस करता है। फिर बारी आती है काजाकिस्तान की, जो 130 टन सोना हर साल प्रोड्यूस करता है। फिर मेक्सिको 120 टन सोना हर साल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बारी आती है इंडोनेशिया की, जो कि 110 टन सोना हर साल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फिर एक लंबी लिस्ट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन सा मुल्क कितना सोना पैदा करता है। फिर इन टॉप 20 के अलावा जो पूरी दुनिया है वो तकरीबन 700 टन सोना पैदा करती है हर साल। तो सोना अब सिर्फ एक ऑर्नामेंटल वैल्यू नहीं रखता, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उनकी तेज़ी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो देखिए, चाइना के अंदर गोल्ड की एक नई माइन दरियाफ्त हुई है, तो गुज़िश्ता रोज़ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ी खबर ही ये थी। क्यों? वो अपनी पॉजिटिव खबरें दुनिया के साथ शेयर करते हैं, अच्छी डेवलपमेंट दुनिया को बताते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारे मीडिया हाउसेस, हमारे यूट्यूबर सिर्फ नेगेटिविटी बेचते हैं, और यही वजह है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। अब चाइना के अंदर ये माइन दरियाफ्त हुई है, उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी पे भी काम शुरू कर दिया है। अगले 1-1.5 साल में उसकी फिजिबिलिटी बना लेंगे, फिर यहाँ से हर साल सोना निकाला जाएगा और वो इससे इस्तेफादा भी करेंगे। दूसरी तरफ हम हैं, 1990 की दिहाई में रिको डिक हम लोगों ने दरियाफ्त किया, आज तक उसकी फिजिबिलिटी प्रॉपर नहीं बनी। अभी उम्मीद है शायद 2025 के अंदर जाके उसकी पहली फिजिबिलिटी मुकम्मल हो, और वो भी एक ब्लॉक की फिजिबिलिटी होगी, कोई 100 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। बाकी जो उसके 10 ब्लॉक्स हैं उनकी फिजिबिलिटी फ्यूचर में जाके बनेगी। तो जब उनकी फिजिबिलिटी फ्यूचर में होगी तो वो फ्यूचर के हिसाब से देखी जाएगी। तो आप इस हिसाब से देखिए कि दुनिया अगर इस कदर तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर पॉजिटिविटी को फ़रोग़ दिया जाता है। हुकूमतें अपने मुल्क के मफादात के लिए पहले फैसले करती हैं, अपनी अपनी सियासत वो पीछे रखती हैं। जो पार्टी इक़्तिदार में आती है वो वाकई जेन्युइन लोगों का वोट लेकर आगे आती है, फिर वो अपना टेन्योर पूरा करती है। जब वो टेन्योर पूरा करके जाती है तो अवाम फिर उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे उसको वोट देते हैं। जिस पार्टी को वोट मिलता है वो इक़्तिदार में आती है, और हर पार्टी को पता होता है कि अगर हमने काम ना किया तो अगली बारी हमें नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ ये है कि हमारी पार्टियाँ इस्टेब्लिशमेंट से डील करती हैं, इस्टेब्लिशमेंट जिसको जताती है वो इक़्तिदार में आती है, फिर उन पार्टियों को अवाम की फ़िक्र नहीं होती, उन इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करना होता है, और इसी एक खिचड़ी के दरमियान मुसलसल मुल्क नीचे से नीचे चलता जा रहा है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।